हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉसियन सरफेस सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गॉस लॉ के बारे में। आज हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस अ क्लोज्ड 3D सरफेस यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। बच्चों, हम लोग इसको ग्रेविटेशनल फील्ड में भी, ग्रेविटेशनल फील्ड जब हमने कैलकुलेट किया था ग्रेविटेशन में, तब भी हमने इसका यूज किया था। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे। गॉसियन सरफेस बच्चों जो है, कोशिश करते हैं हम लोग जो हम लोग बनाते हैं वो हम सिमेट्री का यूज करके बनाते हैं। जैसे अगर आपको एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो सबसे सिमेट्रिकल फिगर जो होगा पॉइंट चार्ज के लिए, दैट इज स्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस मैंने कुछ लिखा हुआ है। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए अगर आपको गॉसियन सरफेस चाहिए तो यू विल टेक अ स्फेयर। लाइन चार्ज के लिए चाहिए यू विल टेक अ सिलेंडर। प्लेन शीट के लिए चाहिए तो भी आप एक सिलेंडर लोगे, लेकिन इस केस में जो सिलेंडर का ओरिएंटेशन होगा और इस केस में जो होगा वो दोनों डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं, अगर मैं स्फेयर ले लूं तो स्फेयर, जैसे मान लो एक हमारा चार्ज्ड स्फेयर है, ठीक है, तो उस चार्ज स्फेयर के लिए भी हमारा क्या होगा, सिस्टम जो होगा वो स्फेयर ही होगा। ठीक है ना, गॉसियन सरफेस एक चार्ज स्फेयर है तो उसके लिए भी हमारा गॉसियन सरफेस एक स्फेयर होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मींस व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ओके, यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसमें बच्चों मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करने वाला हूं वो कैलकुलेट करने वाला हूं एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस आर। तो अगर मुझे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो मैं आर रेडियस का ही एक स्फेयर बना लूंगा। आर रेडियस का ही मैं एक स्फेयर बना लूंगा। तो ये जो स्फेयर है वो क्या करेगा, इस क्यू चार्ज को इसने हर तरफ से, इसके अंदर है क्यू चार्ज से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सारे इस स्फेयर को क्रॉस करके ही बाहर जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे जो ये स्फेयर है इसको सराउंड किए हुए है किसको, इस क्यू पॉइंट चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो गॉसियन सरफेस लिया है वो एक स्फेयर लिया है। उस स्फेयर की रेडियस क्या है, उस स्फेयर की रेडियस है जितने डिस्टेंस पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे है ना, यूजिंग गॉस लॉ, है ना, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसको इनक्लोज्ड भी लिखते हैं, ईएन भी लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड, है ना। तो फाई हमारा क्या होता है बच्चों, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन, और ये हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल बनाते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर ताकि हमें पता चलता है कि दिस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है इट इज ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, और इधर जो क्यू इनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस के अंदर वो कितना है, क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। ई वेक्टर बच्चों, ई वेक्टर यहाँ पे क्या होगा। अब आप एक चीज देखो, आप पॉइंट चार्ज, आपको कूलॉम्स लॉ से आपको पता है कि ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इन सारे पॉइंट्स पे, जो यहाँ पे होगी वही यहाँ पे, 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 इस स्फेयर के सारे पॉइंट्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, है ना। ठीक है, क्योंकि आर सेम होगा इस चार्ज से, आर हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों मैं बाहर ले लेता हूं। ठीक है, अंदर बच गया हमारा डीएस। ओके, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कैसे ले लिया, ये वेक्टर है, चलो एक स्टेप मैं लिख ही देता हूँ।
बच्चों यहाँ पे आपने ये तो देखा ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह इक्वल है। साथ में आपने ये भी देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप डीएस ये ले लो, ये आपने ले लिया डीएस। बच्चों ये जो डीएस हो गया, डीएस वेक्टर हमने क्या पढ़ा था, रेडियली आउटवर्ड, है ना। आउटवर्ड हमने सीखा था कि ये जो हम लोग कैसे लेते हैं, आउटवर्ड लेते हैं। तो यहाँ पे एक स्फेयर का जो बहुत ही छोटा एरिया लोगे, उस पे अगर आप उसको अगर आउटवर्ड एरिया वेक्टर लेना है आपको, तो क्या हो जाएगा हमारा, रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा। मतलब इसी के पैरेलल, यहाँ पे भी इसी के पैरेलल डीएस वेक्टर क्या होगा, एरिया पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, एरिया पे परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। तो एरिया पे परपेंडिकुलर हमारा जो है, ठीक है, यानी कि एरिया हमारा हो गया, और टेंजेंट पे परपेंडिकुलर क्या होता है, रेडियस होता है, यानी ये भी रेडियली आउटवर्ड। यहाँ पे भी तो आप देख रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हर जगह हमारा क्या है, 0 डिग्री है। और cos 0 क्या हो गया हमारा, 1। तो अब मैं जो है यहाँ पे लिख देता हूं E ds cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। अब जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे E को बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, ds, और इधर कितना बच गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ds। ds मतलब इस स्फेयर की पूरी सरफेस एरिया कितनी होगी बच्चों, हमने r रेडियस का लिया है, r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालनी थी, तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से बच्चों हमारा E कितना हो गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हमने पॉइंट चार्ज का कूलॉम्स लॉ का भी यूज करके निकाला हुआ था इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये भी इतना ही आया था ना हमारा, E अपॉन E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन के, सॉरी हाँ वहां पे हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। कि आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेयर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने कर लिया, दूसरा करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। बच्चों नॉन कंडक्टिंग मैं इसलिए ले रहा हूं, अगर मैं कंडक्टिंग लूंगा तो उसके अंदर कोई चार्ज रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब चार्ज उसके अंदर, अगर कोई भी तुम चार्ज दोगे कंडक्टर को, तो कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्लो हो सकता है, तो चार्ज फ्लो होने लगेंगे, है ना। तो जैसे मान लो तुमने कंडक्टर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज आपने कंडक्टर को दे दिया, तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करके एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो मैक्सिमम दूर कहां तक जा सकते हैं, उसके सरफेस पे। तो कंडक्टर में जो सारे चार्जेस हैं वो उसके सरफेस पे आ जाते हैं। कंडक्टर की जब हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग लिखा है ना, कंडक्टिंग लिखा होता तो उसके जो भी आप चार्ज दोगे, वो सारा चार्ज सरफेस से पहुंच जाएगा थ्रू द, जैसे कि थ्रू द बॉडी, है ना, इनसाइड द सॉलिड स्फेयर नहीं आएगा। मतलब सारे जो चार्जेस होंगे ना कंडक्टिंग में, वो यहाँ नहीं होंगे, सारे हमारे पहुंच जाएंगे कहाँ पे, स्फेयर पे। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, निगेटिव दे दिया तो भी सेम होगा, निगेटिव निगेटिव, जैसे मान तुमने यहाँ पे दिया निगेटिव निगेटिव, क्या करेगा, रिपल करे दूसरे को, यहाँ यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप सरफेस से तो दूर जा नहीं सकते ना, सरफेस तो बाहर निकल के जाएंगे नहीं, है ना। तो हमारा जो है
ये सारे कंडक्टर में जो अगर आप चार्ज दोगे तो वो सारे सरफेस से पहुंच जाते हैं, इसीलिए हमारा इनसाइड द कंडक्टर जो है वो चार्ज कितना होता है बच्चों, 0 होता है। चलिए नॉन कंडक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करते हैं हम लोग। तो स्फेयर से निकालना है, एक चार्ज स्फेयर है जिसको हमने टोटल क्यू चार्ज दिया हुआ है और रेडियस इसकी आप ले लो आर, ले लेते हैं आर रेडियस, ठीक है ओके। अब बच्चों क्या करना है, इसको मैंने टोटल दिया हुआ है क्यू चार्ज। अब इस स्फेयर की वजह से हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्फेयर थ्रू आउट द बॉडी है ना चार्ज है, ये पूरा स्फेयर जो है हमारा वो चार्ज है। ऐसे इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, निगेटिव जैसे मर्जी आपको दोनों दे सकते हो। तो ये जो है चार्ज इसके पूरी बॉडी पे, ठीक है ओके। तो सबसे पहले मैं एक आउटर पॉइंट पे निकालता हूं, ठीक है, एट आउटसाइड पॉइंट। आउटसाइड पॉइंट है ना, मतलब कि मैं जो आर ले रहा हूं दैट इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। तो मान लो कि इस पे निकालना है, यहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, या फिर आप ये कह लो कि इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया डिस्टेंस, आर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो हम लोग क्या कैसा गॉसियन सरफेस लेंगे, एक स्फेयर ही लेंगे जिसकी रेडियस होगी आर, ठीक है। हम लोग एक स्फेयर ही लेंगे जिसकी रेडियस होगी आर। देखो फिगर बिल्कुल ही खराब बना हुआ है, हालांकि ओके एक अटेम्प्ट में और करता हूँ, कोशिश करूंगा थोड़ा इससे तो बेटर बन जाए, देखते हैं। आई होप पिछले वाले से थोड़ा बेटर है। ओके तो मैंने क्या किया, आर रेडियस का एक स्फेयर ले लिया, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे गॉस लॉ लगाऊंगा और निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फिर से हम लोग वही फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई हो गया हमारा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो स्फेयर है यहाँ पे क्या रेडियली आउटवर्ड लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा हमारा रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे भी हमारा ई और डीएस के बीच का एंगल 0 है ना, ई बाहर ले लिया मैंने, ठीक है, अंदर क्या बच गया डीएस cos 0 1 हो गया। अब डीएस की बात करें अगर हम लोग बच्चों, तो डीएस देख लो, डीएस हमारा क्या होगा, इस आर रेडियस वाले स्फेयर का सरफेस एरिया है ना। और मैंने ई को बाहर ले लिया, वो क्यों ले लिया, क्योंकि ई हमारा कांस्टेंट होगा थ्रू आउट दिस गॉसियन सरफेस। आप इस पे निकालो, इस पे निकालो, इस पे निकालो, इन सब पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारी सेम होगी, है ना। तो इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो सेम है, तो कांस्टेंट है ई, आप ई को बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारा डीएस हो गया, तो डीएस की वैल्यू क्या हो गई बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो गया बच्चों, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पे आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फेयर जो है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, है ना। चलिए अब हम लोग एक इनसाइड पॉइंट के लिए निकालेंगे, आउटसाइड पॉइंट के लिए इतना होता है, ये मैं इस साइड लिख लेता हूं, ठीक है ना। ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों जो है मैं आपको निकालता हूं ऑन द सरफेस। सॉलिड स्फेयर के सरफेस पे निकालना है बच्चों, सॉलिड स्फेयर के सरफेस पे निकालना है, मतलब ऐसे किसी पॉइंट पे निकालना है। तो ऐसे किसी पॉइंट पे निकालना है, तो अब हम लोग जो लेंगे गॉसियन सरफेस, वो एक स्फेयर लेंगे जिसकी रेडियस इस चार्ज स्फेयर के बराबर है ना। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है
इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पॉइंट से गॉसियन सरफेस को पास कराना है ना। और स्फेयर है तो स्फेयर ही लेंगे, तो हमारा यहाँ पे गॉसियन सरफेस जो होगा हमारा वो एक स्फेयर होगा जिसकी रेडियस इस चार्ज्ड स्फेयर के बराबर होगी, ठीक है ना। फिर से यूज करेंगे गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू, तो अभी बच्चों हमारा जो गॉसियन सरफेस है वो क्या है, वो हमारा गॉसियन सरफेस है यही, ठीक है, यही है हमारा गॉसियन सरफेस। अब देख लो आप, फाई ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्यू क्यू इनक्लोज कितना है, टोटल जो चार्ज है वो सब गॉसियन सरफेस में आ गया ना, तो हम लोग क्यू लिख लेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और बच्चों ये जो हमारा स्फेयर है ना वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली है ना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे E को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे भी हमारा एंगल 0 और ds का इंटीग्रेशन हो गया 4 पाई, थोड़ा सा डायरेक्ट किया मैंने बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ds यहाँ पे चूंकि हमारा रेडियस जो है गॉसियन सरफेस का वो हमारा कंडक्टिंग सॉरी नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर के बराबर ही है, तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल R लेंगे और ये हो जाएगा हमारा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बच्चों कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी कि E आ गया हमारा KQ बाई R का स्क्वायर, ये कहाँ आ गया, E सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको लिख लेता हूँ, क्या आया, KQ अपॉन R का स्क्वायर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों एक इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, तो बच्चों एट एन इनसाइड पॉइंट पे अगर निकालना है हमें, तो हम अब क्या करेंगे, जैसे मान लो जिस हमें पॉइंट पे निकालना है वो हमारा R डिस्टेंस दूर है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम लोग अब जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो R रेडियस का लेंगे, है ना, ठीक है। हम लोग R रेडियस का स्मॉल r है ना, स्मॉल r रेडियस का जिस पॉइंट पे निकालना है ना, उसी से पास कराते हुए हम लोग एक स्फेयर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है स्फेयर का सेंटर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया वो और जो चार्ज्ड बॉडी है उसका दोनों का सेम है, ठीक है, लेकिन इसकी रेडियस हमारी स्मॉल r है जो कि कैपिटल R से छोटी है, ठीक है। ये आउटसाइड वाला बच्चों में मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी आप देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जो अगर हम फाई का यूज करते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड, तो बच्चों अब तो हम यहाँ पे क्यू इनसाइड को क्यू नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि कुछ चार्ज, इस क्यू चार्ज का कुछ पोर्शन जो है वो बाहर है इस गॉसियन सरफेस से, है ना। बच्चों यहाँ पे ये दिख रहा है, इधर थोड़ा बड़ा हो गया, इधर थोड़ा छोटा है, लेकिन बच्चों ये दोनों तरफ जो है ना इक्वली है, ठीक है। हम्म, ठीक है ना, ये दोनों तरफ हमारा इक्वल है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आउटर वाला चार्ज है ये तो क्या है, हमें मिलेगा नहीं, ये क्यू इनसाइड में हमें आएगा नहीं, इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी वो रिस्पॉन्सिबल, हमारा क्यू इनसाइड में हम इसको तो नहीं काउंट करेंगे ना, इसको आउटर को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, इनसाइड गॉसियन सरफेस के कितना चार्ज है वो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें चार्ज काम में नहीं आएगा, तो हम निकाल लेते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है। मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस स्फीयर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो जब 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम है, तो टोटल चार्ज क्यू 4/3 पाई आर क्यूब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर 1 वॉल्यूम होता तो क्यू अपॉन 4/3
पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना आ जाएगा हमारा क्यू, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल आउट। क्या आगे बच्चों हमारा क्यू इनसाइड क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो अब फाई का वैल्यू लिखता हूं मैं, ई वेक्टर डॉट डी एच वेक्टर, क्यू इनक्लोज कितना हो गया बताओ, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, राइट। चलिए अब देख लें आप कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, दोनों के बीच का एंगल जो होगा हमारा रेडियल, दोनों का एंगल रेडियली आउटवर्ड होगा, बीच का एंगल 0 cos 0 1, अंदर बच गया हमारा ds। ये हो गया हमारा क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। ds की वैल्यू पुट करता हूं मैं, कितना होगा 4/4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। आप यहाँ पे देख लीजिए, आर स्क्वायर से क्यूब खत्म, बस आर बच गया। और ई कितना आ गया बच्चों बताओ, देखो एप्सिलॉन नॉट छूट गया, तो हमारा ई आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमारा आ गया ई इनसाइड, आप देख रहे हैं ई इनसाइड हमारा आ गया क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इनसाइड में इतना हो गया। अब देखो बच्चों इसमें ये क्यू कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही, आर क्यूब भी कांस्टेंट है। आर क्यूब क्या है, कंडक्टिंग बॉडी की रेडियस है ना, तो वो तो कांस्टेंट, सॉरी कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी की रेडियस है ना, तो वो तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आपको तो जो आप बॉडी लोगे चार्ज बॉडी, उसकी तो रेडियस आपको फिक्स मिलेगी ना। तो आप में से वेरिएबल क्या है, आर है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना। तो अब हम लोग अगर ग्राफ बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, ठीक है, अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा देखिए। यहां पे बच्चों मैं बनाता हूं y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, x एक्सिस पे r। इनिशियली क्या होगा, y इज इक्वल टू mx हो गया, ये तो m कांस्टेंट, r यहाँ पे x, तो हमारा क्या होगा, लीनियरली होगा, पासिंग थ्रू सेंटर, लीनियरली इंक्रीज, मतलब r के साथ इंक्रीज करेगा। और कहां तक इंक्रीज कर रहा है बच्चों, जब तक ये सरफेस पे ना पहुंच जाए। और उसके बाद से क्या है, सरफेस पे हमारा कितना हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर, मतलब ये कितना हो गया बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जब हमारी आर की वैल्यू आर है तो। और उसके बाद से क्या होगा, देखो के क्यू कॉन्स्टेंट है, 1/r स्क्वायर से डिक्रीज हो रहा है, तो 1/r स्क्वायर का ग्राफ ऐसा। तो ये हो गया बच्चों हमारा ई वर्सेस आर की ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग बच्चों इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो जैसे अगर हमें जब भी कांस्टेंट ऐसे दिया हुआ हो तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान है। लेकिन बच्चों जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब क्या था हमारा, ये जो रो था, रो व्हाट इज रो, क्यू बाई भी, ये हमारा था कांस्टेंट। लेकिन जब ये कांस्टेंट नहीं हो तब कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है कि रो ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग चार्ज बॉडी इज गिवन एज रो नॉट आर अपॉन पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, आर जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, सॉरी सेंटर ऑफ द स्फेयर, एंड आर इज रेडियस ऑफ द स्फेयर। ठीक है, और हमारा रो नॉट एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो चलिए हम लोग निकालते हैं फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसे मान लो ये आपका एक चार्ज बॉडी हो गया, आपको इससे एक आर डिस्टेंस पे निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है, तो क्या करोगे आप, एक गॉसियन सरफेस ले लोगे। ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग लेके और फिर गॉस लॉ लगा देंगे
आंसर आ जाएगा। लेकिन गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्यू चाहिए, तो क्यू तो हमें पता ही नहीं है, रो दिया हुआ है, उस रो का यूज करके हम लोग क्यू निकाल लेंगे, है ना। तो क्यू निकालने के लिए जैसे कितना होगा क्यू, तो उसके लिए ये देख लो आप, इसके अंदर मैंने एक एक्स डिस्टेंस पे, एक्स रेडियस का, मैंने इसके एक्स रेडियस का एक स्फेयर ले लिया, ठीक है। और एक्स रेडियस पे मैंने एक dx विड्थ का एक स्फेयर ले लिया, है ना, मतलब वो शेल हो जाएगा। तो उस शेल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों बताओ, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोलो डीवी होगी ना। डी क्यू क्या होगा, रो इंटू डीवी, डेंसिटी, चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एलिमेंट। तो यहां से हमारा डी क्यू कितना आ गया, रो यहाँ पे है, ठीक है, रो नॉट इंटू आर। तो यहाँ पे मैंने कितनी दूर लिया है, यहाँ पे बताओ, एक्स दूर लिया है ना। तो यहाँ पे सेंटर से डिस्टेंस क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे ये रो क्या हो जाएगा हमारा, रो नॉट इंटू एक्स अपॉन पाई आर का पावर 4, ठीक है। आर यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और यहाँ पे मैंने, है ना, रो नॉट इंटू एक्स, ये हमारा रो हो गया, और वैल्यू पुट कर देता हूं मैं कितना, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, ये dv हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, dq। इंटीग्रेट कर दूंगा क्या मिल जाएगा, टोटल q। चलो इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो इधर मिल गया टोटल q, और इधर देखो कांस्टेंट को बाहर लीजिए, पाई से पाई कैंसिल कर दो सबसे पहले तो, और बाहर क्या आ गया, रो नॉट बाई आर टू द पावर 4। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया बच्चों एक्स क्यूब dx, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे इसका जो है हमारा, अगर हम आंसर की बात करें इसका, तो कितना हो जाएगा, 4 भी बाहर आएगा ना, 4। अब देखो जी, जो रो नॉट है हमारा बच्चों, रो नॉट, तो ये अगर हम लोग यहाँ पे, हमने आर की पावर यहाँ पे 4 लिया है, मतलब क्या है कि ये जो हमारा रो है, ये जो हमारा रो है ना, उसकी डेंसिटी, सॉरी उसका डायमेंशन, और इस रो नॉट का डायमेंशन, इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है ना। हालांकि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, उसमें ना यहाँ पे 4 था, पावर 4 नहीं था, यहाँ पे 4 था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जस्ट मेरे को याद आया कि उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन में ये था, कोई बात नहीं, हम ये भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि जो रो नॉट है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है। तो आर स्क्वायर, आर के पावर 4 भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस रो का और इस रो नॉट का जो डायमेंशन है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर ले लिया, अब इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक, 0 से आर तक इंटीग्रेट कर लूंगा अगर मैं बच्चों, तो क्या होगा बताइए, अगर मैं 0 से लेके आर तक इंटीग्रेट कर लूंगा, या तो यहाँ पे रो नॉट था, यहाँ तो यहाँ पे क्यू नॉट, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन कर लोगे तो वो वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलो इसको देख लो, तो क्यू कितना आ गया हमारा, 4 रो नॉट अपॉन आर का पावर 4, यहाँ कितना हो गया इंटीग्रेशन इसका, एक्स टू द पावर 4, है ना, बाई 4, और यहाँ पे आर, है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0, कितनी बताओ, क्यू कितना आ गया हमारा, 4 रो नॉट आर टू द पावर 4 इंटू आर का पावर 4 बाई 4, है ना। तो कितना आ गया हमारा बताओ, यहाँ पे आ गया हमारा ये रो नॉट, है ना बच्चों। हमारा टोटल क्यू कितना आ गया, रो नॉट आ गया हमारा टोटल क्यू, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब हमारा क्यू आ गया है तो गॉस लॉ लगा के, तो देखो फाई इज इक्वल टू
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना हो गया हमारा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का इंटीग्रेशन है ना, क्यू कितना होगा निकाला था हमने, रो नॉट निकाला था, ई ले लिया बाहर, पता है हमें क्यों लिया बाहर, क्योंकि दोनों के कांस्टेंट होगा और cos जीरो होगा, इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, cos जीरो 1 हो जाएगा, और ds कितना हो जाएगा, इस गॉसियन सरफेस मैंने r डिस्टेंस पे लिया था, तो e इंटू 4 पाई r का स्क्वायर इज इक्वल टू रो नॉट, e कितना आ गया बच्चों, रो नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, e आ गया बच्चों हमारा रो नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, कितना सिंपल था, क्यू निकाल दिया सबसे पहले, गॉस को लगा दिया, आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फेयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर, दोनों की वजह से सेम क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर में जो है आप चार्ज दोगे तो सारे स्फेयर सारे सरफेस पे आ जाएंगे, और शेल में क्या होता है, उसके अंदर कोई मटेरियल होता ही नहीं है, तो चार्ज रिसाइड कहाँ करेगा, आपको जब भी चार्ज दोगे तो आप उसके सरफेस को ही दोगे, है ना। चलिए तो दोनों जो है हमारा इसी में हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड spherical shell और conducting solid sphere, ठीक है बच्चों, देखो तो ये हो गया हमारा एक चार्ज स्फेरिकल शेल, ठीक है, या फिर आप कंडक्टिंग बॉडी भी दे दो, क्या होगा, चार्ज तो हमारा सारा इसी में आ जाएगा, तो आपने इसको दिया चार्ज क्यू, तो चार्ज क्यू कहाँ है, सरफेस पे है, तो सबसे पहले हम एक इनसाइड पॉइंट पे निकालते हैं बच्चों, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, एट एन इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट पर अगर हम लोग आर रेडियस पे ले लेंगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेके, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके अंदर कोई चार्ज है क्या बच्चों, कोई चार्ज नहीं है ना, तो हमारा फाई क्या हो गया, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई क्या हो गया हमारा, ई वेक्टर डॉट डीएच वेक्टर इज इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर कोई, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो क्यू इनसाइड जीरो हो गया, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, देखो सरफेस एरिया तो जीरो है नहीं ना इसका, कुछ ना कुछ तो है ही, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा यहाँ पे बच्चों जीरो, तो एट एन इनसाइड पॉइंट चार्ज स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। सरफेस पे बात करते हैं, एट सरफेस, सरफेस से बात करें हम लोग बच्चों, तो गॉसियन सरफेस जब हम लोग लेंगे, अगर इस सरफेस का रेडियस हमारा टोटल आर दिया हुआ है, तो अब जो हम गॉसियन सरफेस भी लेंगे उसकी भी रेडियस जो है बच्चों हमारी वो आर ही हो जाएगी, ठीक है, गॉस तो लगाइए, फाई अपॉन क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई देख लो, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना, क्यू इनक्लोज टोटल चार्ज क्यू आ जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट होगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो, cos जीरो 1, डीएस बच जाएगा अंदर, जब आप बच्चों बोर्ड में करोगे, तो ये तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया हुआ, 4-5 बार मैं कर चुका हूँ, आप बोर्ड में जब करोगे तो पूरा लिखोगे, cos जीरो लिखोगे, दिखाओगे कि क्यों आपने cos जीरो लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों का आप डायरेक्शन दिखाएंगे, है ना, यहाँ पे ई कितना हो गया हमारा, ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर ना, जो हमने लिया है स्फेयर उसकी रेडियस आ रही है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों यहां से हमारा जो है ई की वैल्यू आ गई क्या, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, या फिर हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो हमारा ई सरफेस में कितना आ गया बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब आउटसाइड पॉइंट पे निकाल लेते हैं, तो बच्चों आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा बोलो, आउटसाइड पॉइंट जैसे मान लो कि आपको ये दोनों आपने लिख लिया, चलो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर फिगर बनाना है, तो अगर मैं, मुझे आर डिस्टेंस दूर निकालना है, तो मैं उतने ही रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लूंगा,
ले लिया, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना। तो फाई कितना हो गया बोलो, ये हमारा ई वेक्टर और डीएस वेक्टर तो होता है फाई, लेकिन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे लिखते हैं ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस विच इज नोन एज गॉसियन सरफेस। यहाँ पे मैंने ई को बाहर ले लिया, कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, cos 0 1, और ds हो गया हमारा कितना 4 पाई आर स्क्वायर। 3 स्टेप यहाँ खा गया मैं, आपको नहीं खाना। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ई कितना आ गया, q इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ठीक है ना, सबकी डायरेक्शन यहाँ पे जितना हमने अभी तक देखा सबका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड्स। ऑलराइट, चलिए, तो हमारा स्फेयर का देख लिया आपने कि इनसाइड 0, सरफेस पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आउटसाइड रेडियली आउटवर्ड्स। ग्राफ बनाए बच्चों अगर तो आर रेडियस तो 0, आर रेडियस पे मैक्सिमम कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और उसके बाद डिक्रीज, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ तो है ना। तो इस तरीके से बच्चों आ गया हमारा ई वर्सेज आर का ग्राफ। किसके लिए, स्फेरिकल शेल और चार्ज चार्ज सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग और करेंगे। जैसे बच्चों अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity of charged non conducting solid sphere। ठीक है, तो बच्चों इसके पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट समझाता हूं। जैसे कि हम लोगों ने ये कैलकुलेट किया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या, के क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। हमने ये ड्राइव किया था ई इनसाइड, ये हमने ड्राइव किया था, नहीं किया था, इनसाइड ड्राइव किया था ना। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं चाहता हूं इस फॉर्मूले को मैं लिखूं डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्यू को क्या लिख सकता हूं, के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर, है ना। डेंसिटी पहले लिख लेते हैं, मान लो डेंसिटी है रो, इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। ठीक है ना। अब जब ये भी लिख रहा हूं तो फिर के क्यों लिख रहा हूं, है ना, कभी कभी हो जाती है गलती। आई होप आप समझ गए होंगे। चलो 4 पाई कैंसिल, क्या आ गया हमारा बताओ, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा ई इनसाइड, है ना। तो ये इनसाइड के आपके पास एक और फॉर्मूला मिल गया, वो क्या है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अभी बच्चों अब जो हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि एक हमारा चार्ज बॉडी है, ठीक है, और इस चार्ज बॉडी के अंदर एक कैविटी है, ठीक है। तो उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कैविटी है मतलब उसके उस पे चार्ज क्या होगा, नहीं होगा, है ना? जैसे मान लो ये हमारा एक चार्ज बॉडी था, इसके अंदर कैविटी बना, जैसे मान लो कैविटी कहाँ बना दो, चलो यहाँ बना दो, यहाँ कैविटी बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से कैविटी हो गई। इसका मतलब क्या है कि इस बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है, बाकी हर जगह पे है, ठीक है, इस बॉडी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग, इसकी जो रेडियस है ना बच्चों,
वो हमें दी हुई है R1 या फिर कैपिटल आर कह ले, कैपिटल आर। इसकी हमें दी हुई है रेडियस कैपिटल आर, और जो कैविटी है ना वो भी स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है, स्फेरिकल है कैविटी, जो है वो स्फेरिकल है। इसकी जो रेडियस है वो है हमारी आर। ठीक है, ये जो रेडियस है इसकी भी रेडियस है हमारी आर। तो अब अगर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ए डिस्टेंस पे, है ना, मान लो यहां पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एट दिस पॉइंट पी, या फिर एम ले लेते हैं, एम एट दिस पॉइंट एम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एम आपको जो है बताना है, और दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है वो रो है ना, ये हमें दिया हुआ है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और रो हमारा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो आप बताइए कि इस एम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे? देखो, हम लोग इसको मतलब ये जो सिस्टम ऑफ स्फीयर है उसको कैसा लिख सकते हैं? इस सिस्टम ऑफ स्फीयर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है मेरे पास बट ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा बनाऊंगा इससे, है ना, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, ये जो है ना, इसके जैसा इधर माइनस 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 माइनस। ये थोड़ा सा छोटा है लेकिन मान लो, है ना, ये जो मैंने बनाया ना ये वाला, ये पूरा ये बड़ा वाला स्फीयर बनाया मैंने, यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने छोटा बनाया। और ये जो कैविटी है मैंने उसको यहाँ बनाया, उसके अंदर निगेटिव चार्ज भर दिया मैंने, उसके अंदर मैंने निगेटिव चार्ज फिल कर दिया है। तो अगर मैं इस निगेटिव चार्ज को उठा के जैसे इसकी पोजीशन है वैसे यहाँ पे रख दूं तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा? ये जो माइनस चार्ज है वो इस रीजन में जो भी प्लस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके अंदर क्या हो गया हमारा चार्ज जीरो। मतलब वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय सिस्टम ऑफ दीज टू। ठीक है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि पहले तो ऐसा मान सकते हैं हम लोग कि इस पूरे स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इतने पार्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है ना, हम ऐसा एक इस सिस्टम को हम एक ऐसे सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हैं इसमें इस पूरे सॉलिड स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है और इस रीजन में बस माइनस चार्ज है। तो इस रीजन का माइनस वाला चार्ज इस रीजन के प्लस वाले चार्ज को कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पे चार्ज जीरो हो जाएगी जो कि है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इससे आप निकालिए। तो आप देखो ये जो डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया है ना यहां से इसके सेंटर से, उसको आप ले लो कुछ भी, इसको आप ले लो ए, है ना, और इसके सेंटर जो डिस्टेंस हो बच्चों उसको आप ले लो बी। ठीक है ना, आपको दिया हुआ है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द स्फेरिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी। तो कैसे निकालेंगे? इस सिस्टम की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों यहाँ पे वो कितनी हो जाएगी इस सिस्टम की वजह से, जो अभी पढ़ाया था आपको, तो रो बी ए, है ना, इससे ए डिस्टेंस है ना, तो रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से बी डिस्टेंस में है ना, तो रो बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे जो है प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस, बोलो, है ना, या फिर आप इससे बेटर आप ऐसे समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रेडियली आउटवर्ड ऐसा लगेगा, इसकी डायरेक्शन होगी ऐसी, है ना, मतलब यहाँ पे दिखाऊंगा अगर मैं तो ये डायरेक्शन, ये होगी हमारी कितनी, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितनी हुई बच्चों, ये तो नेगेटिव चार्ज है ना बच्चों,
तो ये किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर, है ना। और वैल्यू क्या होगी इसकी, ये रो बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो बी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं आप, तो ये वाला कितना है बच्चों, ये वाला, ये प्लस चार्ज है ना, तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है ना, तो रेडियली इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज है ना ये, तो रेडियली इनवर्ड। तो ये हमारा ये हो गया क्या, ठीक है, और ये हो गया हमारा इतना, रो बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया रो ए बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों, और हमें क्या चाहिए, अगर हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया तो हमें रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके पास अगर एक ऐसा वेक्टर हो, एक ऐसा वेक्टर हो, और इसके हेड पे एक दूसरा वेक्टर हो, आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन कर दोगे ना, ये देगा आपको रिजल्टेंट वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पे देखो, इसके टेल से इसके हेड को आप ज्वाइन कर दो, क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट वेक्टर, तो ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये रिजल्टेंट वेक्टर है क्या बच्चों, ये जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर वो है क्या, इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इसको मिटा देता हूं, है ना, देखो, तो ई नेट इज इक्वल टू, अगर मैं वेक्टर के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको ए वेक्टर लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये हमारा ए इस साइड है, तो रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आपने अंदर ले लिया, सॉरी कॉमन ले लिया, बाहर क्या बच गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्या है, इस पॉइंट और स्फेयर ऑफ द चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग बॉडी के बीच का डिस्टेंस, और बी हो गया हमारा कैविटी, और ये कैविटी और जो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उनके बीच का डिस्टेंस, और ये क्या हो गया हमारा बच्चों बताओ, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। किनके सेंटर के बीच का, कैविटी और नॉन कंडक्टिंग, सॉरी, कैविटी और नॉन कंडक्टिंग जो सॉलिड स्फेयर है उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, वो हो गया हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। और ये क्या है, डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन, मतलब इसकी डायरेक्शन जो हो गई वो कैसे हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर एंड द कैविटी। ठीक है, तो ये आ गई बच्चों हमारी इसकी डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या आ गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे हो गया हमारा, है ना, तो इन दोनों के बीच का सेंटर, अगर हमारा सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें सी वेक्टर दिया हुआ या फिर सी दिया हुआ, अगर हमें सी दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो सी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना, रो सी बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और सी क्या है, यहाँ पे सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सॉलिड स्फेयर एंड कैविटी। ठीक है, चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ऐसा पूछा गया था कि इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट द कैविटी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड, और चौथा ऑप्शन मेरे को याद नहीं आ रहा, तो लेट्स से, कांट से, है ना, और नन ऑफ दीज। ठीक है, या फिर कांट से, या फिर इनसफिशिएंट डेटा। तो क्या होगा बच्चों बताओ, यूनिफॉर्म एवरीवेयर, मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्योंकि इस पॉइंट पे तो डिपेंड ही नहीं किया, ये इस पॉइंट की तो बात ही नहीं आई, यहां तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें तो हमारा क्या आ गया है, अगर आप वेक्टर देना चाहते हो तो वेक्टर दे सकते हो, है ना। ठीक है, आप और यहाँ पे आप सी को फिर डिस्टेंस बिटवीन, बेटर आप ये
टर्म यूज कर सकते हो कि सी वेक्टर वेक्टर सी वेक्टर क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ solid sphere and center of cavity, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो आप अगर यहां भी एक पॉइंट लेते हो बच्चों, यहां भी एक पॉइंट लेते हो, तो इस पॉइंट की, इसके सेंटर से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है उस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं। आंसर क्या आएगा हमारा, रो सी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और सी वेक्टर क्या है, वो हमारा इसमें कहीं आ रहा है, वेक्टर ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड सेंटर ऑफ कैविटी, इसमें कहीं आ रहा है उस पॉइंट जो आप ले रहे हो उसकी डिस्टेंस, नहीं आ रहा ना। तो आप इस कैविटी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी पॉइंट ले लो, उन सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारी वो सेम रहेगी। ठीक है, क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि उस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है उस पे हमारे, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट किया तो उस पॉइंट पे क्या डिस्टेंस है उस पे हमारे, उस पॉइंट के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ही नहीं कर रही है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ कैविटी और सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हो जाएगी बच्चों कांस्टेंट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर, है ना। मतलब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी की। एक वायर है जो कि चार्ज है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो देखो प्लस 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 प्लस, इस तरीके से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज वायर। ठीक है, और ये काफी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लॉन्ग चार्ज वायर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर। यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस क्या लेंगे बच्चों, एक सिलेंडर लेंगे। हम लोग यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस लेने वाले हैं एक सिलेंडर लेंगे, क्योंकि सिलेंडर जो है हमारा वही सिमेट्रिकल है, और सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। तो हमने क्या किया, अगर आर डिस्टेंस पे निकालना है रेडियस, आर डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने आर रेडियस का ही एक सिलेंडर ले लिया, है ना, एल लेंथ का। ठीक है, अब जो है बच्चों मैं यहाँ पे निकालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ का यूज करके। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, है ना। तो देखो आप कितना होगा हमारा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पे डीएस वेक्टर 3 है, एरिया 3 यहाँ पे एरिया आएंगे। एक तो जैसे मान लो ये अगर मैं इसको ले लूं, तो एक तो ये वाला कर्व्ड सरफेस, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 1 2 3, है ना। तो इसको मैं ले लेता हूँ 1, इसको ले लेता हूँ मैं 2, इसको ले लेता हूँ 3। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डीएस इंटू कॉस 90 डिग्री। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो ऐसी होगी, लॉन्ग है ना, लॉन्ग इनफिनाइट चार्ज वायर है ना, लिख लो यहाँ पे लॉन्ग मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसी होगी और एरिया वेक्टर ऐसा, मतलब जैसे अगर आप इसको ले लो तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 इज 0। 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा cos 0 डिग्री, कैसे देखो, अगर तुम इसको लो तो इसके इस पे आउटवर्ड एरिया कैसा होगा, ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, और एरिया वेक्टर भी ऐसे, दोनों के बीच का एंगल हमारा 0 होगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर भी हमारा 0। तो अब हमारा ये कितना हो गया,
थर्ड वाला ई वेक्टर है ना, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90। यहां भी देखो ये हो गया हमारा क्या, एरिया वेक्टर, और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठीक है बच्चों, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री, यानी ये और ये दोनों जीरो हो गया। इसको हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये जो हमारा चार्ज है ना, इसकी हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है लैम्डा, हमें दी हुई है लीनियर चार्ज डेंसिटी, कितनी दी हुई है, लैम्डा दी हुई है बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऑलराइट, तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हमारा जो ये दोनों जीरो हो गया, बस ये बच गया, तो E इंटू ds। ds कितना होगा बच्चों, मैंने जो L लेंथ का रेडियस लिया है, तो ds कितना होगा, इसका कर्व सरफेस वाला बस चाहिए, रेडियस मैंने r लिया है और लेंथ l लिया है, तो कर्व सरफेस का एरिया कितना हो गया, 2 पाई r l, है ना। E मैंने बाहर ले लिया और ds हमारा क्या हो गया, 2 पाई r l। E मैंने बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि सिमेट्रिकल पॉइंट्स है, सब पे हमारी जो है सबसे डिस्टेंस सेम है चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी सेम रहेगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने बाहर ले लिया, ds को इंटीग्रेट किया, 2 पाई r l हो गया, और यहाँ पे q इनक्लोज्ड, q इनसाइड कितना है, तो l लेंथ है ना, लेमडा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो l लेंथ के अंदर कितना चार्ज आएगा, लेमडा इंटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल, हमारा E कितना आ गया, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या फिर आप इसको लिख सकते हो E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाई r। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना, हमने डिस्कस किया था, हमारा इतना ही आंसर आया था, है ना। चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से। ठीक है, अब हम लोग जो है बच्चों एक सिलेंडर की वजह से निकालते हैं, कि अगर हमें एक सिलेंडर दिया हुआ हो जिसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई हो, तो उससे अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना होगा। जैसे कि आप देख लो, ये हमारा एक सिलेंडर दिया हुआ है, ये भी लॉन्ग सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर हमारी जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है वो है रो, हमें रो दी हुई है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो हमें दी हुई है r। ऑलराइट, तो आपसे पूछा गया इसके इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करिए। सबसे पहले इनसाइड निकालते हैं बच्चों। तो इनसाइड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि अगर r डिस्टेंस में निकालना है ना, तो r डिस्टेंस का ही हम लोग क्या करेंगे कि r डिस्टेंस का ही हम लोग एक सिलेंडर ले लेंगे गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस हमारा पास करेगा जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं वहां से, ठीक है, L लेंथ का। तो अब लगा दो फिर से हमारा गॉसियन सब यहाँ पे गॉस लॉ, तो फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन, क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया, निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो गया बताओ, तो रो इनटू कितना होगा इसका एरिया, सॉरी वॉल्यूम, पाई r स्क्वायर l, इसका वॉल्यूम, इसके अंदर हमें गॉसियन सरफेस के अंदर निकालना है ना बच्चों, इनसाइड पॉइंट पे निकाल रहा हूं मैं, तो इसके अंदर कितना चार्ज आएगा, इसका वॉल्यूम इनटू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और जो हमारा रो है ना बच्चों, ये हमारा यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हमारा ईडीएस है ना, आगे हमारा रो पाई r स्क्वायर l अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखो बच्चों इसके सारे पॉइंट्स हमारा कांस्टेंट रहेगा, ई मैंने बाहर ले लिया, दोनों के बीच का एंगल जीरो, किसके बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और इस वाले सरफेस के बीच का, ये हमारा एरिया वेक्टर, ये हमारा ई वेक्टर, ये हमारा एरिया वेक्टर और ये हमारा ई वेक्टर, यहाँ पे ये हमारा ई वेक्टर और ये हमारा एरिया वेक्टर। तो बच्चों ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों एरिया से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो मैं बस एक ही एरिया को लिख रहा हूं, क्या, 2 पाई
आर एल इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। तो अब आप देखो यहाँ पे बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, तो पाई आर एल से पाई आर का स्क्वायर और एल हमारा जो है बच्चों वो कांस्टेंट हो गया है ना, सॉरी कैंसल आउट हो गया। ठीक है। और अगर हम बात करें रिजल्ट की तो हमारी रिजल्ट क्या आ गई बताओ, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गई बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट पे तो ये आ गया। बात करें सरफेस की तो हम आर को क्या ले लेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर, तो हमारा रो आर बाई सरफेस हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या किया, इस आर को मैंने आर पुट कर दिया। डिराइव करना है आपको, कर सकते हो। अब गॉसियन सरफेस आप क्या लोगे, गॉसियन सरफेस जो लोगे उसकी रेडियस हो जाएगी हमारी कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या आएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर यानी ई इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल, और हमारा यहाँ पे ये भी क्या आएगा, आर की जगह पे कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा। ये आपको ड्राइव करना है, ये आप खुद से कर लेना, सरफेस पे इतना आएगा। चलिए आउटसाइड पॉइंट पे मैं कर देता हूं। तो अगर मैं आउटसाइड पॉइंट पे ले लूं बच्चों, तो आउटसाइड पॉइंट पे अब जो है मैं जो गॉसियन सरफेस लूंगा वो मैं इसको मिटा देता हूं बहुत ज्यादा, ये आपने लिख लिया, इसको भी मिटा ही देता हूं। तो ये देखो आप, ये सिलेंडर था है ना, आर रेडियस का, रो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, प्लस प्लस प्लस, आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है। तो अगर r डिस्टेंस पे निकालना है बच्चों, सेंटर से r डिस्टेंस पे निकालना है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, उसी का एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, r रेडियस का है, ठीक है, l लेंथ का ही लो, है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ, गॉस लॉ यूज करेंगे फिर से, फाई कितना हो गया हमारा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। आपको पता है इस बार भी दोनों दो से तो जीरो होने वाला है, किससे, इससे और इससे जीरो होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर नीचे, नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, डायरेक्ट मैं इसका लिखता हूं। कितना हो गया बताओ, इंटीग्रेशन, है ना। तो ई वेक्टर को बाहर ले लिए, ई वेक्टर डॉट डीएस कॉस जीरो, है ना, यहाँ पे हमारा क्या होगा, ई वेक्टर भी ऐसा और एरिया वेक्टर भी ऐसा। तो हमारा कितना हो गया, ई मैंने बाहर लिया, डीएस कितना हो गया 2 पाई आर एल, है ना। और अब हमारा जो है ये टोटल चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस में आएगा वो कितना आएगा, तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, है ना। अब तो टोटल आएगा ना, ये इस पूरे जितना इसके अंदर है हमारा, जिस पूरे इसका वॉल्यूम जो है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो सारा का सारा वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने अब लेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर एल, तो ई कितना हो गया बताइए, एल से एल कैंसिल आउट हो गया हमारा, है ना। तो हमारा ई आ गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट, रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपने देखा आउटसाइड में क्या है हमारा, अब देखो ये तो कांस्टेंट है ना, आर हमारा वेरिएबल है। अगर हम बात करें इसमें ई वर्सेज आर की, तो देखो पहले क्या था हमारा, पहले क्या आया हुआ था, ई वेक्टर इनसाइड, ये आउटसाइड क्या हो गया, ये इनसाइड कितना आया था, वो आया था हमारा रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया था ना, मतलब आर के साथ ये लीनियरली बढ़ रहा था। तो ई वेक्टर अगर आर का हम लोग कर्व बनाए बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा, ये बढ़ेगा कहां तक,
रेडियस r तक, और यहाँ पे होगी हमारी मैक्सिमम वैल्यू रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद से हमारा ये डिक्रीज होगा ऐसे 1 बाई r के साथ। तो ये हो गया हमारा E वर्सेज R का ग्राफ। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल करेंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं आपको बस बता रहा हूं, आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको जो है इसका आंसर अगर रो वगैरह में आता है तो रो को आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में कैसे लिखोगे, तो आप रो को RHO लिख सकते हो, है ना, या फिर रो को चलो आप P लिख देना। P लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा P मतलब रो। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि R रेडियस का एक इनफिनिटली लॉन्ग सिलेंडर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसके अंदर एक कैविटी है, स्फेरिकल कैविटी। ठीक है, इस तरीके से हमारा है ना, स्फेरिकल चार्ज कैविटी है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल। ठीक है ना, और रेडियस है बच्चों R सिलेंडर की। तो स्फेयर कितनी हो जाएगी, R ही हो जाएगी, उसी के अंदर तो स्फेयर है, तो सिलेंडर का रेडियस R तो स्फेयर का भी रेडियस R। तो यहां से आपको R डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। प्रश्न तो बताइए, खैर इधर ही होगा, इनफिनाइट है तो इधर ही होगा। आपको बताना है E वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा लिया है, करा चुका हूं मैं, तो आपसे हो जाना चाहिए। चलो मैं हिंट दे देता हूं, इसको बच्चों आप एक ऐसा सिस्टम से रिप्लेस कर सकते हो जो कि एक पूरा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज सिलेंडर हो और इस स्फेयर के बराबर नेगेटिवली चार्ज्ड स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर की ओर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। चलो इतना ही, बस इतना ही हिंट, इससे ज्यादा नहीं। आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलता अगले वीडियो लेक्चर में।